बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, आज की इस थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग समझेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, ये सब क्या होते हैं, क्यों जरूरी है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्योर सब्सटेंस को जानेंगे जिससे क्वेश्चन आता है, गिव्स अ फेज रूल जिसमें भी बच्चों को तकलीफ आता है। इन सब सारे चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देर किस बात की है, बस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। मेरे चैनल को तो आप पहचानते ही होंगे, शांति क्लासेस एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मुझे भी आप जानते हैं कि मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है, तो a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is satisfy the following equilibrium। अगर कोई सिस्टम ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा तभी जाके हम उसको कहेंगे कि वो सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, और ये कौन कौन से इक्विलिब्रियम है, देखो सबको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि एकदम कम, आप एग्जाम में तो आप लोग खुद से लिख ही लोगे अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आ गया तो। बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आएगा तो भाई आपको रिवीजन करने में आसानी हो, सहूलियत हो, इसलिए मैं सब चीज़ शॉर्ट में लिखता हूँ। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं भाई, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपका इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, इसका मतलब है कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा दो सब्सटेंस के बीच। दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो ये इक्वलिटी ऑफ फोर्स या फिर कहो कि फोर्स एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि भैया किसी भी सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्स और सारे टॉर्क, ठीक है, सारे फोर्स एंड सारे टॉर्क क्या हो, जीरो हो। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि Fx जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम जहाँ की बातें आ रही है, Fy का सम जीरो होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए, ठीक है, और टॉर्क जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उसका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आ रहा है इसका मतलब है कि वो किसमें है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो भैया नो केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल शुड बी प्रेजेंट, किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल से प्रेजेंट ना हो, यानी केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, इक्विलिब्रियम में हो। यानी कि अगर A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना रहा है तो हमको मतलब नहीं है कि बन रहा है कि नहीं, C प्लस डी बना कि नहीं बन रहा है, हो रहा है कि नहीं बन रहा है, पर हम चाहते हैं कि भैया नेट रिएक्शन ना हो। नेट रिएक्शन मतलब किसी का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा हो ना घट रहा हो, भाई कांस्टेंट जब तक आ गया हो। अब भाई होता क्या है कि बनता तो हर वक्त रहता है, जानते हो कि कुछ यहाँ इधर से इधर भी जाता है, कुछ इधर से इधर बनता रहता है, पर कंसंट्रेशन जब नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, बढ़ना घटना रुक गया, तब हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी किसी के नेट रिएक्शन का पोटेंशियल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यही नहीं है, एक और भी है, वो है फेज इक्विलिब्रियम, किसी प्रकार का फेज चेंज ना हो रहा हो। तो मास ऑफ ईच फेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बर्फ और पानी अगर आपने रख दिया है, पानी में बर्फ, तो भैया ये बर्फ और पानी इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, यानी कि जितना बर्फ हो उतना ही बर्फ रहे, जितना पानी है उतना ही पानी रहे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम है। अब बर्फ पानी पिघल रहा होगा, दोनों में से एक दूसरे में चेंज हो रहा होगा, चाहे पानी बर्फ बनता रहे या बर्फ पानी में बन रहा हो, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम फेज इक्विलिब्रियम नहीं है। तो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहने का मतलब तब है कि जब ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगे तब जाके फेज, या वहाँ पे हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते। ठीक है, जब सारे इक्विलिब्रियम एक साथ सेटिस्फाई हो जाए तब जाके हम कहेंगे कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, अन्यथा नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई, तो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस इफ इट सेटिस्फाई द होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन कंडीशन। देखो मैं घेर के रखता हूँ, अंडरलाइन करके रखता हूँ कि हमें पूरा डिफिनेशन नहीं पढ़ना है एग्जाम के समय, हमें बस पढ़ना है कि भैया प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वो होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन रहना चाहिए, बाकी चीज़ हमको मतलब नहीं है। बस यदि ये हो गया, होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन हो गया, तो बस हमारा काम बन गया। ठीक है, उसके अलावा हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जरूर एग्जाम्पल देख के जाना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि लुक एट अगेन, एक बार जरूर देख लो कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन होमोजेनियस है कौन नहीं है, गड़बड़ा जाता है बच्चा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि यार हमको तो ऐसे करता है, पढ़ भी करते हैं, आसान चीज़ है। तो यहाँ पे मैं फिर से बताया, जैसे O2 और N2, देखो यहाँ पे तुम खुद ही फंसोगे कुछ क्वेश्चन में।
O2 और N2 का गैसियस मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। तो O2 और N2 का गैसियस मिक्सचर है तो पूरा गैस बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें O2 N2 रख दोगे तो हर जगह मिक्सअप हो जाएगा और कहीं से भी तुम निकालोगे तो सेम रेशियो मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बराबर रेशियो में, हो सकता है 1:2 में मिले, पर हर जगह से हम निकालें, यहाँ से भी निकालें गैस तो यहाँ से भी 1:2 में ही रेशियो आए, तो हर जगह जो मिक्सअप हो रहा हो वो सेम आए तो होगा ही। गैस है तो अच्छे तरह से मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गैस है वो कैसा है, प्योर सब्सटेंस है, इन दोनों का मिक्सचर। जैसे कह रहा वाटर प्लस वाटर वेपर, वाटर प्लस वाटर वेपर का मिक्सचर जो होगा वो क्या प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि सर कैसे प्योर सब्सटेंस होगा, नहीं तो नीचे तो वाटर है ऊपर वाटर वेपर है, तो ऊपर से अगर ले लेंगे तो वेपर आ जाएगा, नीचे से ले लेंगे तो वाटर आ जाएगा। पर पगला हम इसकी तो नहीं बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन। मैं कर रहा हूँ केमिकल कंपोजिशन की बात, मैं स्टेट के अलग अलग होने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो H2O ही है और यहाँ से उठाओगे तब भी H2O ही है, तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। तो यही सब में गड़बड़ हो जाता है कि जल्दबाजी में या फिर वहाँ पे ध्यान नहीं रहता है और हम गड़बड़ कर देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है। उसके बाद है इथाइल अल्कोहल और H2O। इथाइल अल्कोहल वही वाला अल्कोहल है जो तुम पीते हो, मतलब तुम नहीं पीते हो, लोग पीते हैं, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल वही है, तो पानी मिला के पीते हैं तो देख तो बढ़िया से पानी मिल जाता है। कहीं से भी लोग, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे अल्कोहल ज़्यादा हो, कहीं पे इथाइल ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। अगर बढ़िया से तो मिक्सअप किया हुआ है तो वहाँ पे इथाइल और H2O का सेम रेशियो में होगा, सेम तरह से मिला हुआ होगा, ठीक है। जितना तुमने मिलाया है पानी उतना हो सकता है कि तुमने अल्कोहल ज़्यादा मिला दिया हो, पानी कम मिलाया है, तो जहाँ से भी निकालोगे वही रेशियो में वो रहेगा अगर बढ़िया से तुमने मिक्सअप किया है। इसका मतलब ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। जहाँ से निकालो इथाइल और H2O दोनों का कंपोजिशन सेम है, ठीक है। उसके बाद है मस्टर्ड ऑयल और वाटर। मस्टर्ड ऑयल को पानी के साथ मिलाओ तो देखोगे कि भाई वाटर जो नीचे रह जाएगा, ऑयल ऊपर छनाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ऑयल निकलेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग रहेगा, यहाँ से निकालेंगे तो केमिकल कंपोजिशन अलग निकलेगा, H2O निकलेगा। तो यानी कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि गैसियस एयर प्लस लिक्विड एयर। देखो कितना ज़्यादा कंफ्यूजन है और मैंने सारे इसी से क्वेश्चन को लिया जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ पे गैसियस एयर प्लस लिक्विड एयर, लोगों को लगता है एयर ही तो है, पर ऐसा नहीं है। अगर गैसियस एयर में जाओगे तो गैसियस एयर में क्या होता है कि नीचे जो रहता है वो CO2 होता है, ठीक है, और O2 जैसा है भारी गैस होते हैं, और जो ऊपर होता है वो हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ये सब गैसेस होते हैं। तो अगर तुम एटमॉस्फेयर में जाके गैस निकालोगे, ठीक है, तो वहाँ से जो गैस निकलेगा उसमें हो सकता है कि ये दोनों कंपोजिशन है, और लिक्विड स्टेट में गैस है तो उसमें क्या रहेगा, हो सकता है सारे गैस तुमने निकाला उसके बाद लिक्विडिफाई किया है, उसमें सारे मिक्सचर रह सकते हैं। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये आपके प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। मैंने दिखाया सारा एग्जाम पर जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था वो सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि कहाँ का कंफ्यूजन आपको हो सकता है। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई ये जो है वो प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, ये फलाना एग्जाम में आ गया था हमको पता नहीं लगा, ये गलत हो गया। जो भी ये कंफ्यूजन है सब के सब दीजिए, सबका जुगाड़ निकलेगा। बस मैंने एकदम अंडरलाइन करके दे रखा है कि भैया इसका ध्यान रखिए, होमोजीनियस रखिए, केमिकल कंपोजिशन पे ध्यान रखिए, और होमोजीनियस होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, केमिकल कंपोजिशन उसका होमोजीनियस होना चाहिए, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आप लोगों का गिब्स फ्रीज रूल, जो हम लोगों ने पढ़ने का वादा किया था। गिब्स फ्रीज रूल आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा गिब्स फ्रीज रूल। तो ये जो रूल है वो कहता है P+F=C+N। सिंपल सा फॉर्मूला है P+F=C+N। अब क्या है ये P भाई, तो P है नंबर ऑफ फेज, कितना फेज वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे फेज मतलब लिक्विड सॉलिड गैस, कितने सारे अलग अलग फेज प्रेजेंट है, लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, तो 3 फेज मैक्सिमम, तो 3 फेज हो सकता है ना। तो 3 है, 2 है वैल्यू, इसका नंबर ऑफ फेज हम लिखेंगे, ठीक है। F लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ पे, ठीक है। C जो है यहाँ पे C है नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट वहाँ पे कितने प्रेजेंट है वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट C के जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे N का वैल्यू। N क्या है तो नंबर ऑफ कंपोजिशनल वेरिएबल्स,
ठीक है। नंबर ऑफ कंपोजिशनल वेरिएबल्स, ये एन का वैल्यू 2 लेंगे भाई, इसी में तो दिक्कत हो रहा होगा। कंपोजिशनल वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, तो एन इक्वल टू अगर हम 2 लेंगे, 2 कब लेंगे भाई, इन थर्मो, अगर थर्मो की अगर बातें आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स की बातें आ रही है, जिसमें एन का वैल्यू सदैव तुम 2 ही लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग केमिस्ट्री में 1 लेके किए भी होंगे, ठीक है। लेकिन थर्मो में अगर हम बात करें तो 2 को वेरिएबल रहता है, नंबर ऑफ जो कंपोजिशनल वेरिएबल जो रहता है वो आपका 2 रहता है, वो होता है एक टेम्परेचर और प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स में इसका वैल्यू 2 होता है, तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला को कन्वर्ट कर भी सकते हो कि P + F = C+2, ये भी फॉर्मूला आपको देखने को जब पे मिलता है कई बुक में। पर अगर आप मटेरियल साइंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स आएगा या फिर मटेरियल साइंस आएगा। तो मटेरियल साइंस में क्या होता है, वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कोई केमिस्ट्री की बातें आई, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेशर ओपन कंटेनर में हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये वेरिएबल नहीं होता है, तो वहाँ पे ओनली टेम्परेचर ही एक वेरिएबल है। और ऐसी स्थिति में चूंकि टेम्परेचर ही से वेरिएबल है, तो ऐसी स्थिति में जो होता है, ठीक है, एन का वैल्यू हम 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, एन का वैल्यू 1 लेते हैं। जैसे मैं अभी कुछ एक क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि गिब्स लॉ में हर किसी को कंफ्यूजन कुछ ना कुछ होता ही है, कैसे लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, पर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, तो इसको हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैलकुलेट करना है। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आया था यहाँ पे, उसके बारे में नहीं जानते, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, टॉम वगैरह में, मैकेनिक्स में बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े हो, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, इसको बहुत अच्छा चीज़ है, इसको समझना है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये बहुत काम आता है, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं गिब्स लॉ को अल्लाह छोड़ देते हैं, नहीं, ये काम आएगा आगे चल के, मैं इससे कराऊंगा। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उतने सारी चीज़ें आपके पास फ्रीडम है, उस सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो वहाँ पे। तो यह मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम। अब जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा ना, उतने सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होंगे, तब जाके एक वो स्टेट तुम फिक्स कर सकते हो। जैसे PV = nRT की अगर हम बात करें, ठीक है, PV = nRT की बात करें, जनरली अगर आपको गैस आपने फिक्स कर दिया, गैस है, आप गैस फिक्स है, गैस फिक्स है मतलब कि उसका नंबर ऑफ मोल्स तुमने फिक्स कर दिया, ए तो आर तो कांस्टेंट है ही, तो देखो कि PV जो है वो T पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आपको PV और T में से कोई एक भी पता, 2 भी पता रहेगा, तो आप आराम से स्टेट को फिक्स कर दोगे, क्योंकि T तो निकाल ही लोगे आप लोग। तो ये कैसे पता लगा आपको, ये पता लगा ना, तो ये गिब्स जो फेज रूल है, ये आपको बता देगा, ये सब चीज़ें गिब्स फेज रूल बता देगा कि आपको कितनी चीज़ें कम से कम पता होना चाहिए, तब आप मानोगे कि आपको उसका स्टेट पता है, वरना आपको उसका स्टेट नहीं पता, उसको लोकेट नहीं कर पाओगे आप PV डायग्राम पे या किसी भी डायग्राम पे, ठीक है। तो यही बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे प्योर सर्विस ट्रांसफर, जो ग्राफ आप पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये गिब्स लॉ अभी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भैया हम लोग कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम उस एक स्टेट को लोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग निकालते हैं, देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, समझाया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपके पास O2 और N2 का गैसियस मिक्सचर है, और इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना के लिए कहा गया कि कितनी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए कम से कम, कितने, तब जाके हम एक स्टेट को फिक्स कर सकते हैं, अगर हमको मिक्सचर दिया गया O2 और N2 का, तो ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कम जो P है, फेज के गो है आपके पास, तो देखो दोनों गैसियस स्टेट में फेज कितना है, एक ही फेज आपके पास उपलब्ध है, गैसियस फेज। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो निकालना ही आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपका फोकस इसी पर है। देखिए O2 और N2 जो है वो दोनों को दोनों गैस है, तो फेज कितने हो गए भाई, तो एक ही फेज है, P को कितना आ गया 1, क्योंकि गैसियस फेज है, एक ही फेज है। F आपको निकालना ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा आपका C क्या है, कंपोनेंट क्या आप कितना दिख रहा है, इसमें 2 कंपोनेंट दिख रहा है। नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, भाई एक केमिकली अलग है, ये केमिकली अलग है, तो 2 कंपोनेंट आपको दिख रहा है, एक हो O2 और दूसरा N2, दोनों का केमिस्ट्री अलग है, तो 2 अलग अलग केमिकल कंपाउंड है। तो 2 कंपोनेंट आपको C = कितना हो गया भाई, C से याद रखना केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री के अनुसार दोनों अलग अलग कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो 2 चीज़ें अलग अलग है। ये P मतलब समझना फेज से दोनों में इसमें अलग अलग चीज़ें कितनी है, तो एक ही है, एक ही फेज इसमें यहाँ पे है, ठीक है। तो C निकल के, और थर्मोडायनेमिक्स तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे भाई आपके N की अब कितना लेना है, 2 लेना है, ये मैंने बता ही दिया है, तो 2 लेना है। यहाँ से P का F कैलकुलेट करो, इसके यहाँ पे 1 रखो, इसके यहाँ पे 2 रखो, और F कैलकुलेट करो, तो 3 आया है। तो यहाँ पे अगर आपको स्टेट डिफाइन करना, तो कम से कम आपको 3 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब जाके आप
ये एक इसको पीवी डायग्राम पे लोकेट कर सकते हो या फिर उसका स्टेट बता सकते हो। अगर 3 चीज़ें पता रहा ना, कोई भी 3 चीज़ें डिफरेंट, ऑब्वियस बात 3 डिफरेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पता रहा तो आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है, हमको पहले से पता है कि इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लो, मतलब 3 गो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहीं से भी हमको उसका गैस का निकल के आ रहा है तो निकाल लो, बाकी चीज़ तो हम निकाल ही लेंगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वाटर और वाटर वेपर। कह रहा है वाटर और वाटर वेपर में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो सबसे पहले हम पी की बात करते हैं तो फेज यहाँ पे 2 है, एक वाटर है एक वाटर वेपर है। ठीक है, अगर हम सी की बात करते हैं, एफ तो निकालना ही हमको और एन तो दिया ही रहता है, थर्मोडायनामिक्स से 2 दिया रहता है। सी की बात करें तो सी क्या होता था, केमिकली अलग अलग चीज़ें। तो केमिकल दोनों का केमिस्ट्री एक ही है, दोनों H2O ही है। केमिस्ट्री में तो दोनों को एक ही चीज़ दिखेगा H2O। तो केमिस्ट्री में कितना है कंपोनेंट, भाई इसका कंपोनेंट नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट कितना है, तो एक ही है। तो यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, एफ निकाल के लाइए तो एफ कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। तो बस हमको अगर ये दोनों का मिक्सचर है तो बस एक ही स्टेट हमको पता रहेगा, बस एक चीज़ दे दो भैया। यहाँ पे 2 चीज़ों की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक भी प्रॉपर्टी अगर उसका पता है ना तो बाकी चीज़ हम निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ हम निकाल लेंगे। बस वाटर और वेपर, वाटर वेपर का यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका बस एक भी कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता हो तो बाकी प्रॉपर्टीज हमको पता है पहले से होता है। तो कोई सारा मैं डायग्राम बनाऊंगा, लास्ट में बात करूंगा इस पर। तो मैं बात करता हूँ ट्रिपलेट पॉइंट की। ट्रिपलेट पॉइंट, ठीक है, H2O का ट्रिपलेट पॉइंट। H2O का ट्रिपलेट पॉइंट मतलब होता है कि जहाँ पे H2O का सारा तीनों स्टेट डिपेंड करें। H2O का ट्रिपलेट पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे वो कंडीशन, वो स्टेट जहाँ पे ये लिक्विड फेज में भी हो, वेपर फेज में भी हो और सॉलिड फेज में भी हो, तीनों फेज में ये उपस्थित रहे। ठीक है, तो ट्रिपलेट पॉइंट पे P कितना वैल्यू कितना हो गया भाई, तो 3 हो गया, तीनों फेज है यहाँ पे। F निकालना है और C भाई केमिस्ट्री तो एक ही है, ये H2O ही है, 3 अलग अलग फेज में है तो इसके जब हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। कैलकुलेट किया तो देखो फेज कितना मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। F = 0, यानी कि तुम्हें कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ट्रिपलेट पॉइंट फिक्स रहता है, कुछ भी बदल लो। ट्रिपलेट पॉइंट जब आएगा पर तीनों चीज़ एक जगह से एक बार में उपस्थित होगा तो उस पर प्रेशर, टेम्परेचर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उसी स्टेट में मैं लाओगे तभी जाके आप ये तीनों के तीनों जो होगा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारे पास तीनों स्टेट है, लिक्विड भी है, वेपर भी है और सॉलिड भी है, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर और प्रेशर सब कुछ फिक्स है और वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कितना रहेगा, क्योंकि ये फिक्स हो गया ना। तो यानी कि हमको पहले से पता हो, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स रहेगा। तो ट्रिपलेट पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो होता है 0.61 किलो पास्कल, याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आता रहता है। टेम्परेचर जो होता है वो 273.1 केल्विन होता है। ठीक है, यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 273 तो याद रहता है आप लोगों को कि केल्विन से बदलने में ये काम आता है, पर 0.1 भी याद रखिएगा। 0.16 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन रहेगा। 273 भी केल्विन भी आंसर ऑप्शन रहेगा, 273.16 केल्विन भी आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला टैक्टिक करना है। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये याद रहता है, तो ये याद रखिएगा कि ट्रिपलेट पॉइंट का टेम्परेचर ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने सारा का सारा चीज़ें आपसे करा दिया। एक क्वेश्चन भी देखते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन जो आता रहता है एग्जाम में, कह रहा है कि इसमें H2 है और उसका टेम्परेचर जो प्रेशर जो है वो इस प्रकार से, या फिर वो भी ये भी दे सकता है कि ट्रिपलेट पॉइंट पे वो है। ट्रिपलेट पॉइंट के होने का मतलब है कि भाई प्रेशर उसका दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इतना दे रखा है, तो कहेगा कि उस वक्त वहाँ पे क्या है, क्या होगा वहाँ पे। तो कह रहा है ओनली वन, कह रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर में से कोई एक होगा वहाँ पे। कह रहा ऑन एनी टू, कि कोई दूगो होगा। ठीक है, इसमें से सॉलिड, लिक्विड, वेपर में से कोई एक होगा या दूगो होगा, या कह रहा ऑल 3, तीनों के तीनों होगा। ठीक है, अब बच्चा बकाता है, इसको टिक मार देता है, ले सही 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 ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ट्रिपलेट पॉइंट है, तीनों चीज़ होगा, तीनों चीज़। अरे मैंने ये थोड़ी ना कहा यार तीनों चीज़ रहता है, मैंने कहा कि तीनों रह सकता है। अरे बुझाया, तीनों रह सकता है। ट्रिपलेट पॉइंट पे हर चीज़ एग्जिस्ट कर सकता है, वेपर भी एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड भी, मतलब कि बर्फ भी एग्जिस्ट करता है, स्टीम भी एग्जिस्ट कर सकता है, स्टीम एग्जिस्ट करता है, वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है और आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है। तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि रहबे करेगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ एबव, कुछ भी हो सकता है कि कोई एक रहे इसमें से, हो सकता है कोई दूर रह जाए, या फिर हो सकता है कि तीनों के तीनों वहाँ पे हो। तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ पे क्या रहेगा। बात समझ में आया?
ये कह रहा है कि ओनली वन, जरूरत हो ना दोनों रह सकता है, ठीक है। ये कह रहा है तीनों रह सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ट्रिपलेट पॉइंट है, वहाँ पे लिक्विड भी रह सकता है, वेपर भी रह सकता है और गैसियस स्टेट भी रह सकता है, तीनों रह सकता है। टेंशन क्या है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड और वेपर तीनों स्टेट में रह सकता है, वो समस्या है। एक और चीज़ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देखना चाहता हूँ, वो भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मेरी तरफ से बोनस। क्या बोनस है भाई, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर वेपर और स्टीम में क्या डिफरेंस है। कई लोगों का डिफरेंस मतलब रहता है कि स्टीम और वेपर में क्या डिफरेंस है, और आगे जाके ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन दिया रहेगा, एक को आइडियल गैसेस से ट्रीट कर सकते हैं, इसको आइडियल गैसेस से ट्रीट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको आइडियल गैस हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब गड़बड़ हो गया ना कि स्टीम लिखा हुआ है, वेपर, अंतर क्या है दोनों में भाई, दोनों तो एक ही चीज़ है कि नहीं, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है। वेपर क्या होता है, वेपर इज द स्पेशल नेम गिवन टू द गैसेस फॉर्म ऑफ सबस्टांस व्हेन प्रेजेंट क्लोज टू इट्स कंडेंसेशन कंडीशन, ठीक है। तो वेपर जो होता है एक स्पेशल नाम है कि जो किसी भी सबस्टांस को हम किसी भी सबस्टांस की गैसियस फॉर्म को हम दे सकते हैं। वेपर किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो स्टीम का ही हो, मतलब वाटर का ही हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का ये वेपर हो सकता है, ठीक है, जो कंडेंसेशन स्टेट में के करीब रहे। गैस उसको नहीं कहते हैं, वेपर कहते हैं। वेपर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कंडेंसेशन स्टेट के करीब है। अब कंडेंस भी हो सकता है और है तो भी गैस इस फॉर्म में, पर जस्ट बना है, यानी कि थोड़ा सा भी अगर उसको टेम्परेचर कमा तो वो कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का जो रूप होता है, स्पेस, ये क्या है, एक स्पेशल नाम है गिवन टू द गैस फ्रॉम फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट क्लोज टू इट्स कंडेंसेशन कंडीशन। अपने कंडेंसेशन कंडीशन पे अगर कोई सब्सटेंस का वेपर है, कोई गैसियस स्टेट में है, तो उसको हम क्या कह देंगे, वेपर कह देंगे। स्टीम क्या है भाई, तो स्टीम जो है ये स्पेशल नाम दिया गया है, पर ये किस बेस पर दे दिया गया, तो ये वाटर के जो गैसियस फॉर्म है, वाटर का जो गैसियस फॉर्म है उसके लिए स्टीम का स्पेशल नाम आता है। तो वेपर नाम हर किसी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्टीम जो नाम आता है वो स्पेशली किसके लिए आता है, वो वाटर के लिए आता है। वाटर के गैसियस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा मिलता है, इसी का ज़्यादा हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके लिए अलग नाम रख दिया हम लोगों ने, क्या, स्टीम, ठीक है। वाटर ओनली व्हेन प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर। और ध्यान रखिए कंडेंसेशन स्टेट पे नहीं है, दोनों में एक और डिफरेंस हुआ। जो वेपर होता है वो कंडेंसेशन के करीब रहता है, वो कंडेंस होने वाला रहता है, तो उसको वेपर कहते हैं। पर स्टीम जो वो कंडेंसेशन के करीब नहीं है, एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है। हाई टेम्परेचर देखो, जब वेपर स्टेट में कंडेंसेशन के करीब रहे तो उसको कहेंगे वाटर वेपर, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड स्टेट में है तो उसको हम कहेंगे स्टीम, ठीक है। उसको वेपर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टीम कहेंगे। तो वेपर और स्टीम में डिफरेंस समझ में आ गया, वाटर वेपर और स्टीम में डिफरेंस। भाई वेपर तो सब चीज़ का होता है और वो कंडेंसेशन स्टेट के जस्ट करीब हो तो उसको हम कह देंगे क्या, वेपर। और स्टीम क्या होगा भाई, तो स्टीम जो होगा जब वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो, ठीक है, यानी कंडेंस होने का दूर दूर का कोई चांस ना हो, तब उसको हम स्टीम कहेंगे, ठीक है। कोई समस्या, तो ये भी आधे घंटे का वीडियो होगा, उसमें हम लोग ने हर चीज़ समझ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझेंगे और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर समझेंगे। ये थर्मोमीटर में कौन सा थर्मोमेट्रिक जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन है कौन नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है ये यूपीएससी में, ठीक है। ईएससी के एग्जाम में पता नहीं क्यों पूछता रहता है, पर पूछता रहता है, उसका फिक्स पैटर्न है, वही चीज़ पूछेगा, 12 पूछेगा, हर बात पूछेगा, तो फिर से पूछेगा, फिर से बता देंगे हम लोग। सब मैं देखते के क्वेश्चन देख के ही बनाया हूँ कि बार बार जो पूछ रहा है, बार बार क्या वही चीज़ें पूछता है, इससे बाहर जीवे नहीं करेगा। एक आध कुछ तितर बितर से कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो हर क्वेश्चन में नोट से आएगा, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। चाहे नीट का एग्जाम दो, कुछ भी का एग्जाम दो, इसके बाहर नहीं जाने वाला थोड़ा ऐसे क्वेश्चन। इतना बिलीव रखिए मेरे पे। और बस एक काम कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। बस इतना कर दीजिए, बाकी मेरे पर छोड़ दीजिए, बाकी आप शांति से वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।